लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को टियांगमिंग लेकर के मास्टर जी फैंग के पास जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसने उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को कहीं पर गुम कर दिया है। जिसके बाद वह उस स्क्रॉल को ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वह स्क्रॉल एक्चुअल में जीमू के पास है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियांगमिंग लटकते हुए चोरों की तरह जीमू से वह स्क्रॉल चुराने आया होता है, लेकिन तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से वह सीधा जीमू के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग किसी तरह से खुद को जीमू के ऊपर गिरने से बचा लेता है। वहीं ऐसी पोजीशन में टियांगमिंग को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसके बाद जीमू के मुंह की बदबू से टियांगमिंग की जान निकल रही होती है। इसलिए वह किसी तरह से उसके ऊपर से हटने की कोशिश करता है और फाइनली उसके बगल में लेट करके सोचता है कि फाइनली मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया, नहीं तो मैं इसकी मुंह के बदबू से ही मर जाता। इसके बाद टियांगमिंग शांति से उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीमू सोते हुए अपनी करवट बदल करके उसे पकड़ लेता है। इस पर टियांगमिंग बिल्कुल ही शांति से बिना आवाज किए हुए वहां से उठता है और जैसे ही वह उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को पकड़ता है, खुश होते हुए सोचता है कि फाइनली यह मुझे मिल गया। लेकिन तभी वहां पर किसी के आने की आवाज आती है। इस पर टियांगमिंग सोचता है जरूर यहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मास्टर नियान उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर टियांगमिंग के अलावा बाकी बच्चे सो रहे होते हैं। इस पर मास्टर नियांग चिल्लाते हैं कि क्या तुम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। इस पर अचानक से जीमू उठ करके बैठ जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे देख करके डर जाता है। तब मास्टर नियान जीमू से पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारे चेहरे के साथ में क्या हुआ है। इस पर वह जल्दी से अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश करता है, जिस पर उसके दोस्त उसे देख करके हंसने लगते हैं। तब मास्टर नियान उनसे फिर से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है, जिस पर वे सभी लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हमने पूरा नहीं किया है। इस पर मास्टर नियान पूछते हैं क्या तुम लोगों की नींद पूरी हो गई है। तब वे लोग कहते हैं कि हाँ, हमारी नींद पूरी हो गई है। इस पर मास्टर नियान वहां से जाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग कंसिस्टेंट हो करके किसी भी काम को करो। जिसके बाद वह उनकी पनिशमेंट को डबल करके वहां से चले जाते हैं और वहीं ये सारी बातें सुन करके टियांगमिंग वहीं पर छुप करके हंस रहा होता है। जिसके बाद में जीमू अपने दोस्त को पीटते हुए कहता है कि आखिर में तुम मेरे पास क्यों सो रहे थे। इस पर उसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं वहां पर कैसे पहुंच गया था। इस पर जीमू गुस्से में उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे चेहरे पर यह सब कुछ बनाया है। तब उसका दोस्त कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस पर जीमू कहता है कि नहीं, तुम ही मेरे सामने लेटे हुए थे, इसलिए यह तुम्हारा ही काम हो सकता है। जिसके बाद जीमू उसे पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरा भी काम करना होगा। वहीं जीमू को ऐसा करते देख करके टियांगमिंग सोचता है कि यह एक बहुत ही दुष्ट लड़का है, जो हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करता रहता है। इसके बाद वह सोचता है कि आज मुझे मोइस्ट स्कूल के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, इसलिए अगली बार मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग वहां से जल्दी में जा रहा होता है, तभी अचानक से वह नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से जीमू को टियांगमिंग की लाई हुई रस्सी दिख जाती है। तब वह देखता है कि उसका स्क्रॉल किसी ने बैम्बू सिलेंडर से बदल दिया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मास्टर जी फैंग पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल को उन्हें देते हुए कहता है कि यह मैं आपके लिए ले आया हूँ। इस पर मैनेजर डिंग टियांगमिंग को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक चिकन दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। इस पर टियांगमिंग उस खाने को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी टियांगमिंग मैनेजर डिंग से पूछता है कि आप मुझे तब तक खाना ऑफर नहीं करते हैं जब तक कि मैं आपसे एक नई मूव ना सीख लूं, इसलिए आज आप इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं। इस पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि आज तुमने एक इम्पॉर्टेंट मिशन पूरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें फ्री में एक टेक्निक सिखाऊंगा। यह सुन करके टियांगमिंग कहता है कि क्या मैं अपना चिकन खा सकता हूँ, वो भी बिना नई टेक्निक को सीखे। इस पर मैनेजर डिंग गुस्से में कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सीखना होगा। तब टियांगमिंग कहता है ठीक है मैं सीख लूंगा, लेकिन पहले मुझे आप खाने दीजिए। इस पर मैनेजर डिंग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते हो। यह सुन करके टियांगमिंग सीधा चिकन खाना स्टार्ट कर देता है। यह देख करके मास्टर जी फैंग कहते हैं कि टियांगमिंग तुम खाना एंजॉय करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के क्रिम्सन स्नेक के एक सपने में आ जाता है, जहाँ पर वह वेई जुआंग से पूछती है कि आखिर में तुम कौन हो। जिस पर वह कहता है कि तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है। तब वह पूछती है कि अभी तो तुम यंग हो, लेकिन तुम्हारे बाल क्यों सफ़ेद हैं। इस पर वेई जुआंग उसे बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें दिखाई देती हैं, एक्चुअल में वैसी होती नहीं हैं। तब क्रिम्सन स्नेक उससे पूछती है कि क्या तुम जा रहे हो। तब वेई जुआंग उसे कहता है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं इस दुनिया को बाहर जा करके देखूँ। तब वेई जुआंग उससे कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जब तुम इस दुनिया को बाहर जा करके देखो तब तुम्हें पछतावा होने लगे। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि इस दुनिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ कि उनसे मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। तब वेई जुआंग कहता है कि कुछ चीज़ों की कीमत ही पछतावा होती है, जिसे हम लोग कभी भी चुका नहीं पाते हैं। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे कभी वापस मिलने आओगे। तब वेई जुआंग कहता है कि नहीं, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है फिर तो मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एक अलग जगह पर आता है,
जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई वेई जुआंग को टॉर्चर करता है और कहता है कि क्या वह इंसान नहीं है, उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने दर्द को कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वहीं इस बारे में क्रिम्सन स्नेक अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि ऐसा ना करें। दूसरी तरफ वेई जुआंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग बस मेरे साथ इतना ही कर सकते हो। इसके बाद क्रिम्सन स्नेक किसी से कहती है कि तुम्हें एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें की हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी चीज़ें रोक सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई वेई जुआंग से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें जीते जी नर्क में भेज दिया जाए। तभी अचानक से क्रिम्सन स्नेक जाग जाती है। जिसके बाद बाई फैंग उससे पूछता है कि आखिर में तुम क्यों रो रही हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि बाई फैंग को किसी और की चिंता हो रही है, यह तो बहुत ही टचिंग लग रहा है। इस पर बाई फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे पॉइजन का एंटीडोट चाहता हूँ। इस पर क्रिम्सन स्नेक उसे वह एंटीडोट देते हुए कहती है कि मुझे भी बस इसी की उम्मीद थी, इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वह बाई फैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है। तब बाई फैंग उसे मना कर देता है और पूछता है कि क्या होगा अगर हमें लॉर्ड वेई जुआंग कभी ना मिले तो, क्या हमारे क्विकसैंड के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि बस तुम लोग ढूंढते रहो, क्योंकि हमारा क्विकसैंड कभी भी अपने गोल को पीछे नहीं छोड़ सकता है। इस पर बाई फैंग कहता है कि आने वाले टाइम के साथ लोगों का गोल चेंज हो रहा है। तब क्रिम्सन स्नेक उससे कहती है कि लोग अक्सर समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो समय को अपने हिसाब से बदल देते हैं, और लॉर्ड वेई जुआंग उन्हीं में से एक हैं। इस पर बाई फैंग पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है लॉर्ड वेई जुआंग को तुम्हारी परवाह है। तब क्रिम्सन स्नेक गुस्से में पूछती है तुमने क्या कहा। यह सुन करके बाई फैंग कहता है कि तुम्हें इस सवाल को खुद से कई बार पूछना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। तभी बाई फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका जवाब पहले से है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस सवाल के जवाब को फेस नहीं करना चाहती। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि बस तुम यहाँ से जाओ और जा करके कोई क्लू ढूंढो। तब बाई फैंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से जी फैंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह शंघाई सिटी से निकल करके एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर जा रहे होते हैं। तभी वह नोटिस करते हैं कि इस जगह में कुछ ज़्यादा ही लोग सिक्योरिटी पर हैं। तभी घर के अंदर से कोई कहता है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी अगर तुम शांत हो तो इसका मतलब यह है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकते हो। इस पर मास्टर जी फैंग कहते हैं कि मेरा नाम जी फैंग है और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, इसलिए माय लॉर्ड आपको मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी फैंग उस कमरे के भीतर जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि उस कमरे के भीतर कोई और नहीं, प्राइम मिनिस्टर ली सी हैं, जिनकी वजह से इस जगह की इतनी हाई सिक्योरिटी है। तभी प्राइम मिनिस्टर ली सी जी फैंग को चाय देते हुए बताते हैं कि यह चाय युन जोंग की मेहरबानी से यहाँ पर है। जिसके बाद ये दोनों लोग उस चाय को टेस्ट करते हैं। तब मास्टर जी फैंग बताते हैं कि यह बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे के सामने कई सारी फॉर्मेलिटीज को करते हैं। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि अब किन एम्पायर में कोई जंग नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हर जगह पर शांति है, और यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ बैठ करके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इस पर जी फैंग कहता है कि प्राइम मिनिस्टर लीसी, आप कन्फ्यूशियन स्कूल के साथ में लीगल एक्सपर्ट भी हैं, जिसकी वजह से आप किन एम्पायर के इंपॉर्टेंट पर्सन में से एक हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मास्टर जी फैंग, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कन्फ्यूशियन स्कूल का एक बेकार स्टूडेंट था। यह सुनकर के जी फैंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मुझे तुमसे एक इंसान के बारे में पूछना है। तब जी फैंग कहता है जरूर प्राइम मिनिस्टर लीसी, आप पूछिए। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि वह इंसान तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के साथ साथ मेरा क्लासमेट भी है। इस पर जी फैंग कहता है कि क्या आप हान फेई के बारे में पूछना चाहते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि हाँ, मैं हान फेई के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है तुम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इस पर जी फैंग कहता है कि इस बात को तो सालों बीत गए हैं। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं हाँ, यह सच है, टाइम बहुत तेजी से बीतता है, क्योंकि जब वो हान स्टेट वापस चला गया तब से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। इसके बाद जब हमारी पहली मुलाकात हुई तब वह हमारी आखिरी मुलाकात में बदल गई। इस पर जी फैंग कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस बारे में कई अफवाहें सुनी हैं। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि आखिर में कैसी अफवाहें। इस पर जी फैंग कहता है कि मैंने सुना है हान फेई किन एम्पायर के जेल में ही मर गया था। इस बात पर प्राइम मिनिस्टर लीसी एकदम शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि रॉयल कोर्ट लोगों की पहुंच से बहुत ही दूर होता है, जिसकी वजह से मुझे हैरानी नहीं है कि उसके बारे में कई सारे अफवाहें बनती हैं। तब जी फैंग उनसे पूछता है कि आखिर में आप हान फेई के बारे में मुझसे क्या जानना चाहते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी बताते हैं कि जब मैं और हान फेई क्लासमेट थे तब उसने मुझसे एक बार 7 मेंशंस ऑफ एजोरा ड्रैगन के बारे में बात किया था, इसलिए क्या तुम्हें इस बारे में कोई भी चीज पता है। तब जी फैंग कहता है कि हाँ, उसने मुझसे भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बस इतना ही बताया था कि यह एक पहेली है जिसे अभी तक किसी ने हजारों सालों
सालों से सॉल्व नहीं किया है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं, तो क्या तुम्हें बस इतना ही पता है? यह सुन करके जीफेंग कहता है कि अभी तक तो मुझे इस बारे में सिर्फ इतना ही पता है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी उससे पूछते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है वेई जुआंग तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है। इस पर हम देखते हैं कि वेई जुआंग का नाम सुन करके जीफेंग सोच में पड़ गया था, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।